हेलो फ्रेंड्स, SRSGenStudy.com में आपका स्वागत है। आज हम हायर एजुकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो एनटीए नेट के फर्स्ट पेपर और एजुकेशन पेपर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साबित होगी। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स वी डिस्कस अबाउट हायर एजुकेशन। जो भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी जो शुरुआत के अंदर आई थी, उनका मुख्य जो फोकस था सिर्फ व्यापार करना ही इंडिया के अंदर उनका मेन फोकस था। और वो चाहते थे कि इंडिया से वो ज़्यादा से ज़्यादा धन कमा सके, अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कर सके। और शिक्षा के विकास की तरफ उनकी कोई रुचि नहीं थी। उन्होंने शिक्षा के विकास में स्टार्टिंग के अंदर कोई भी कदम नहीं उठाया था। उसके बाद में 18वीं सदी में फिर भी कुछ काम जरूर हुए, मतलब 18वीं सदी के अंदर 18वीं जो सेंचुरी थी उस टाइम में फिर भी कुछ एजुकेशन से रिलेटेड वर्क हुए। पर ये जो काम थे पूरे नेशन के आधार पर नहीं किए गए थे, मतलब ये सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर हुए थे। अलग अलग जो धर्म थे, या हम कह दें जो अलग अलग धर्मों के मानने वाले थे, वो अपने धर्म से संबंधित शिक्षा लोगों को देना चाहते थे या उसका ही विकास करना चाहते थे। तो इससे रिलेटेड जो एजुकेशन थी उनकी स्टार्टिंग के अंदर डेवलपमेंट हुई। और सबसे पहले जो कलकत्ता के अंदर मदरसा खोला गया था, इसकी स्थापना जो हुई थी 1781 में वारन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? मुसलमानों के जो कानून तथा उससे जुड़े अन्य विषयों की जानकारी देना। ये जो मदरसा स्थापित किया गया कलकत्ता के अंदर, इसका मेन फोकस था मुसलमानों के जो कानून होते हैं उनको स्टडी करना और उनके जो विषय हैं उनकी ही जानकारी मुसलमानों को देना। इससे के लिए ही इस मदरसे की स्थापना की गई थी। उसके बाद में संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई। इसकी स्थापना 1791 में जोनायन डंकन के प्रयत्नों से बनारस में हुई थी इसकी स्थापना। और इसका मेन उद्देश्य क्या था? हिंदू विधि एवं दर्शन का अध्ययन। ये जो संस्कृत कॉलेज था, हिंदू धर्म से रिलेटेड जो वैदिक साहित्य हैं, वेद थे या उनके जो भी कानून थे, उनके जो फिलोसफी थी, उनकी ही स्टडी पर ज़्यादा ये जो कॉलेज था फोकस करता था। उसके बाद में फोर्ट विलियम जो स्थापना की गई, इसकी स्थापना 1800 के अंदर हुई थी, लॉर्ड वेल्जली के द्वारा की गई थी। और यहाँ पर भी जो था भारतीय जो भाषाएं थी, उनके जो रीति रिवाज थे, उनसे रिलेटेड शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद में 1813 के अंदर चार्टर्ड एक्ट आया। इसका प्रमुख उद्देश्य भारत में स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहित करना था। मतलब जो इंडिया के स्थानीय लोग हैं, लोकल लेवल के जो विद्वान हैं, उनको प्रोत्साहित किया जाए तथा देश में आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को प्रारंभ करना चाहिए। इसके साथ ही जो मॉडर्न साइंस है उससे रिलेटेड वर्क भी इसके अंदर किया गया। इसके लिए कंपनी ने जो प्रति साल हर वर्ष 1 लाख रुपए की राशि भी देना स्वीकृत किया। भी हम इसके अंदर जो खर्चा आएगा उसके लिए 1 लाख की राशि देंगे। परंतु लेकिन क्या हुआ, कुछ विवाद हो गए, तो उससे 1823 तक कोई भी राशि उन्होंने उपलब्ध नहीं करवाई थी इस एक्ट के अकॉर्डिंग। फिर भी कुछ भारतीयों ने व्यक्तिगत स्तर पर अपने प्रयास जारी, पर फिर भी कई जो ऐसे इंडियंस थे, विद्वान थे, जिन्होंने अपने लेवल के ऊपर भारत के अंदर एजुकेशन के प्रसार के लिए कई काम किए, शिक्षा के विकास के लिए भारी अनुदान दिए। इन्होंने काफ़ी अमाउंट एजुकेशन के ऊपर व्यय की थी। उसके बाद में कलकत्ता हिंदू कॉलेज जो है, इसकी स्थापना 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के अंदर राजा राम मोहन राय जो हैं, उन्होंने भारी अनुदान, राम मोहन राय हैं, इन्होंने एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी फंड वगैरह दिए। और इन्होंने कहा भी जो एजुकेशन का मीडियम है वो अंग्रेजी होना चाहिए। सरकार ने कलकत्ता, आगरा, बनारस में 3 संस्कृत जो है बनारस के अंदर, कलकत्ता के अंदर और आगरा के अंदर संस्कृत भाषा से रिलेटेड 3 कॉलेज खोले गए। उसके बाद में आंग्ल प्राच्य विवाद जो 1813 के चार्टर्ड में भारत की जनसाधारण की शिक्षा का दायित्व कंपनी को सौंपा गया। और 1823 में एक लोक समिति जो शिक्षा समिति है उसका गठन किया गया, जिसमें 10 सदस्य थे, जिनके 2 दल बने। उसके अंदर क्या था, एक दल तो प्राच्य शिक्षा का समर्थन करता था और कहता था भी आंग्ल शिक्षा दी जाए, लोगों को अंग्रेजी में जो है शिक्षा दी जाए। जो प्राच्य शिक्षा समर्थक थे, इस दल के लोग प्राचीन भारतीय साहित्य के समर्थक थे। ये कहते थे भी जो प्राचीन भारतीय साहित्य है वह लोगों को पढ़ाया जाए। इसका मत था कि भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार स्थानीय भाषाओं के माध्यम से, जो लोकल लेवल की जो भाषाएं बोली जाती हैं उनके द्वारा ही लोगों को एजुकेट किया जाए। उसके बाद में आंग्ल शिक्षा समर्थक जो थे, अंग्रेजी भाषा को मीडियम बनाना चाहते थे शिक्षा का। इस वर्ग के लोग शिक्षा के माध्यम को लेकर परेशान थे। कुछ लोगों का मानना था कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो, तथा कुछ लोग चाहते थे शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाओं को बनाया जाए।
जो मेन यहाँ पे याद करने वाली बात है, यह विवाद काफ़ी लंबे समय तक चला और अंत में ब्रिटेन सरकार की ओर से 1835 में लॉर्ड मैकाले जो हैं भारत में आए। उसके बाद में चार्ल्स वुड का डिस्पैच जो है, चार्ल्स वुड जो है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे, ने 1854 के अंदर भारत की शिक्षा के लिए एक विस्तृत योजना बनाई जिसे चार्ल्स वुड का डिस्पैच या भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जो भारत का शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, चार्ल्स वुड का डिस्पैच जो है उसे कहा जाता है। और इन्होंने जो मेन सिफारिशें दी इस एक्ट ने, उसके अंदर इन्होंने कहा भी गांव में देशी भाषा में पाठशाला खोली जाए, जो देशी भाषा बोलते हैं गांव के लोग जो भाषा बोलते हैं उसमें उनको एजुकेशन दी जाए। जिला स्तर पर आंग्ल देशी भाषाई हाई स्कूल खोले जाए जिसके अंदर अंग्रेजी भाषा देशी भाषा जो है लोगों को पढ़ाई जाए। स्त्री शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जाए, वुमेन्स को एजुकेट किया जाए। उसके साथ ही वोकेशनल एजुकेशन दी जाए लोगों को। इन प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए अनुदान की भी व्यवस्था की गई, मतलब फंड दिए जाए टाइम टू टाइम। और सरकारी शिक्षा धर्मनिरपेक्ष हो, भी धर्म का कोई भी रोल है एजुकेशन के अंदर ना हो, धर्म से मतलब फ्री हो एजुकेशन। उसके बाद 1857 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय खोले गए। 1849 में JED बैथुन द्वारा कलकत्ता में बैथुन स्कूल की स्थापना की गई। बैथुन शिक्षा परिषद के अध्यक्ष थे। इन्हीं के प्रयासों से महिला पाठशालाओं की स्थापना हुई थी। उसके बाद में हंटर शिक्षा आयोग जो आया, ये 1882-83 के अंदर आया था। 1880 में लॉर्ड रिपन को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा की हालत उस टाइम तक क्या था, बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी, इसलिए इन्होंने भारतीय शिक्षा के विषय में एक आयोग 1882 में गठित किया जिसे भारतीय शिक्षा आयोग कहा जाता। भारतीय शिक्षा आयोग का जो गठन है वो 1882 ईस्वी के अंदर हुआ था। सर विलियम हंटर इस आयोग के अध्यक्ष थे। जो सर विलियम हंटर हैं उन्हीं के नाम पर इसका नाम है, हंटर शिक्षा आयोग पड़ा था, तो वो इस आयोग के अध्यक्ष थे। उसके बाद इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बातें थी, प्राथमिक शिक्षा व्यवहारिक हो, मतलब प्रैक्टिकल रूप में बच्चों को सिखाया जाए, देशी भाषा का यूज़ किया जाए। उसके बाद में पिछड़े इलाकों के अंदर जो है शिक्षा से संबंधित जो संस्थाएं हैं वो खोली जाएं ताकि जो पिछड़े लोग हैं वो एजुकेशन गेन कर सकें। धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा ना दिया जाए, मतलब जो रिलीजन से रिलेटेड एजुकेशन है वो लोगों को ना दी जाए, मतलब जो शिक्षा है वो धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए। और इन्होंने मुख्य सुझाव दिए, उसके अंदर प्राथमिक शिक्षा थी, माध्यमिक शिक्षा थी, उच्च शिक्षा थी। उसके साथ सहायता अनुदान की व्यवस्था की जाए टाइम टू टाइम, मतलब जो एजुकेशन के लिए फ़ंड निकाले जाएं। वुमेन एजुकेशन की बात की इसके अंदर। उसके बाद में रेले आयोग, इस आयोग की जो स्थापना थी वो कैसे हुई, लॉर्ड कर्जन ने मैकाले नीति की आलोचना की। जो लॉर्ड कर्जन हुए थे, गवर्नर जनरल थे, उन्होंने क्या किया, जो लॉर्ड मैकाले ने जिस आयोग की स्थापना की उसकी काफ़ी आलोचना की इन्होंने, और कहा कि देशी भाषा मतलब वो क्या कहते थे भी देशी भाषा के वो विरुद्ध थे। इसके बाद 1902 में टॉमस रेले की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। उसके बाद जो रेले हैं इन्होंने एक आयोग की स्थापना की। इसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों की स्थिति का आंकलन करना था, मतलब मेजरमेंट किया जाए विश्वविद्यालयों की क्या स्थिति है। इनकी सिफारिशों के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम का पारित हुआ 1904 ईस्वी के अंदर ये पारित किया गया था। उसके बाद में जो इन्होंने प्रमुख प्रावधान दिए, विश्वविद्यालय अध्यक्ष अध्ययन और शोध के लिए प्रोफेसर लेक्चरार की नियुक्ति की जाए। प्रयोगशाला तथा पुस्तकालय है जो कॉलेज के अंदर स्थापित किए जाएं। उप सदस्य मुख्य रूप से सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने चाहिए। विश्वविद्यालय पर सरकार का नियंत्रण बढ़ा दिया इन्होंने। उसके साथ ही गवर्नर जनरल को इन विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमाएं निश्चित करने का अधिकार दिया गया, मतलब जो जितने क्षेत्र के अंदर जो विश्वविद्यालय है उसका कंट्रोल होगा, वो क्षेत्र है निर्धारित करने की जो काम था गवर्नर जनरल को दे दिया गया। इसके साथ ही गोपाल कृष्ण गोखले ने इस राष्ट्रीय को पीछे की ओर ले जाने वाली अधिनियम का है। जो गोपाल कृष्ण गोखले इन्होंने इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कहा भी ये शिक्षा को है पीछे ले जाएगी, ये उनका कहना था। उसके बाद में विश्वविद्यालय आयोग जो 1917-19 के अंदर स्थापित हुआ। वर्ष 1917 में सरकार ने लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति डॉक्टर M.E. सैंडलर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया जिसका कार्य कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन करना था।
मुख्य रूप से इनका काम कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं को सामने लाकर उसका हल देना था, पर इसकी सिफारिशें अन्य विश्वविद्यालयों के लिए भी काफ़ी सही साबित हुई। और आयोग का मानना था कि यदि विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में सुधार करना है तो पहले माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर सुधार लाना होगा। अब जो ये आयोग था, ये मेनली कलकत्ता के अंदर ही जो एजुकेशन सिस्टम था विश्वविद्यालयों के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, उनको देखना था, उनकी मेजरमेंट करना था। परंतु जो इन्होंने सिफारिशें दी, जो इन्होंने रिजल्ट्स निकाले, वो सभी विश्वविद्यालय पर लागू हो रहे थे। और इन्होंने कहा अगर विश्वविद्यालय लेवल के ऊपर हमने एजुकेशन का इम्प्रूवमेंट लाना है तो पहले उससे नीचे की जो एजुकेशन है, माध्यमिक लेवल तक की जो एजुकेशन है, उसको सुधारना जरूरी है। उसके बाद में मुख्य जो इन्होंने सुझाव दिए, ये इनका था कि स्कूल की शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए। जो स्कूल के अंदर एजुकेशन दी, 12 वर्ष तक स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए पहले बच्चों को। फिर माध्यमिक तथा उच्च उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिए अलग अलग बोर्ड बनाए। माध्यमिक शिक्षा अलग बोर्ड द्वारा हो, उच्चतर जो माध्यमिक वो अलग बोर्ड के द्वारा हो। उसके बाद में विश्वविद्यालय को बहुत सख्त नियम न बनाने का सुझाव दिया। इन्होंने कहा जो यूनिवर्सिटीज़ है वो ज़्यादा हार्ड रूल्स ना बनाए। 1916-21 के मध्य 7 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। इसके अंदर मैसूर के अंदर, अलीगढ़, ढाका, पटना, बनारस, उसामिया और लखनऊ, ये जो है 7 विश्वविद्यालय यहाँ पर स्थापित किए गए 1916 से 21 के बीच में। 1920 में सरकार ने सैडलर आयोग की रिपोर्ट को सभी प्रांतों पर लागू करने का आग्रह किया। ओके, थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था, उससे आगे की जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस